हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लीफो मेथड क्या होता है? जस्ट रिवर्स ऑफ फीफो। फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। जिस किसी स्टूडेंट्स को फीफो के बारे में पढ़ना हो, वो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकता है। ओके, उसमें फीफो के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जो लीफो मेथड होता है वो रिवर्स होता है, यानी अपोजिट होता है किसका? फीफो का। मटेरियल आर प्राइस्ड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ परचेज। इसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होते हैं वो रिवर्स ऑर्डर ऑफ परचेज, मतलब परचेज जैसे हम लोग किए उसके रिवर्स ऑर्डर में उसको इशू करते हैं। अज्यूम टू बी इशूड फ्रॉम द लास्ट लॉट एंड प्राइस एट द लेटेस्ट परचेज प्राइस। जो भी आप सबसे बाद में अपना मटेरियल परचेज किए होंगे, आप उसको सबसे पहले इशू करेंगे। और प्राइस आप कौन सा रखोगे? जो भी लेटेस्ट परचेज प्राइस है, ठीक है, जो भी आप लेटेस्ट में, ठीक है, लास्ट में मान लीजिए आप एक मटेरियल परचेज किए जिसका दाम 15 रुपीज़ था, तो आप उसको इशू भी किस में करेंगे? किस प्राइस में? 15 रुपीज़ में ही करेंगे, भले ही पहले उसकी प्राइस 12 रुपीज़ क्यों ना रही हो। लेकिन अब अगर उसकी प्राइस 15 है तो आप उसको, उस मटेरियल को अभी इशू कर रहे हो तो आप उसको 15 में ही करेंगे। इसको हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। सुटेबल व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। और ये मेथड आपके लिए तब सुटेबल होता है जब आपके मार्केट, जो भी आपका मटेरियल है उसका मार्केट प्राइस राइज हो रहा हो तब। मटेरियल विल बी इशूड फ्रॉम द लास्ट कंसाइनमेंट एंड रिलेटेड टू द करेंट प्राइस लेवल। जैसा कि बोला गया है, जो भी आप सब मटेरियल लास्ट में परचेज करेंगे उसको आप सबसे पहले इशू करेंगे, और जो भी करंट में आपका प्राइस चल रहा होगा उस मटेरियल का, उसी प्राइस पे आप इशू करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मीनिंग। उसके साथ ही साथ इसके कुछ बेनिफिट या एडवांटेजेस भी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। इस मेथड का यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ईजी मेथड। एज रिगार्ड कैलकुलेशन इट इज़ एन ईजी मेथड। अगर आप कैलकुलेशन के व्यू ऑफ पॉइंट से देखोगे तो ये बहुत ही ईजी मेथड होता है। issue price near to market price. As the issue price remains almost equal to the market price, the cost price of the product or job can be easily known. जैसा कि जो हमारा इशू प्राइस है और जो भी मार्केट प्राइस है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसलिए जो भी हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इशू एट परचेज प्राइस। द इशूड मटेरियल आर वैल्यूड एट परचेज प्राइस, हैंस द कॉस्ट इज करेक्टली डिटरमाइंड एंड देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। जितने में आप परचेज किए हैं उसी प्राइस में आप इशू करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्टली हम लोग उसको जान सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका सुटेबल इफ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल आर इंक्रीजिंग देन एज रिगार्ड टू फीफो मेथड दिस मेथड शोज लेस प्रॉफिट एंड दस रिजल्ट इन सेविंग ऑफ टैक्स। देखिए, अगर आपके मटेरियल का मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको फीफो मेथड ना यूज़ करके लीफो मेथड यूज़ करना होगा, जिसके वजह से क्या होगा? आपका कम प्रॉफिट दिखेगा और जिसके वजह से आपको टैक्स में कंसेशन मिल जाएगा, टैक्स में आपकी सेविंग हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी हमारे मेथड्स होते हैं या जो भी हमारी चीज़ होती है, अगर उसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो साथ ही साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आइए हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर एज फॉलोज। इसके डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। द क्लोजिंग स्टॉक इज प्राइस एट अ वेरी ओल्ड प्राइस विच मे नॉट शोन द करेंट पोजिशन ऑफ बिजनेस। जो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास स्टॉक बचा होता है वो बहुत पुराना स्टॉक होता है, जो सबसे पहले आया हुआ रहता है वो स्टॉक रहता है, और प्राइस भी उसकी उसी टाइम की रहती है, जो कि बिजनेस के करंट पोजीशन को शो नहीं कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेस प्रैक्टिकल। दिस मेथड इज़ नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इन प्रैक्टिस द मटेरियल विच इज़ परचेज फर्स्ट इज इशू फर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, ये एकदम थियोरेटिकल हमारा सोच है, थिंकिंग है कि जो भी चीज़ लास्ट में आया है उसको पहले बेचो, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। हमारे जो नॉर्मल लाइफ है उसमें यही चीज़ अपनाई जाती है कि जो चीज़ पहले आया है उसको पहले इशू करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग मच स्पेस इज नीडेड फॉर सेपरेटली स्टोरिंग द मटेरियल परचेज ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारा पहले मटेरियल आया है उसको हम लोग को पहले इशू नहीं करना है, तो उन सारे मटेरियल को स्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन इन प्राइसेस। दिस प्राइसेस ऑफ मटेरियल इशूड ऑन द सेम डेट में वेरी।
ये जो भी आप मटेरियल इशू कर रहे हो उनका प्राइस हो सकता है एक ही दिन में वेरी करने लगे, अलग अलग हो जाए। ये तो थे हमारे मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आइए हम इसकी सूटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि ये मेथड सूटेबल कब होता है। दिस मेथड इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइस बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्ट विल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक सिंस मटेरियल कॉस्ट इज चार्ज at more recent market price. Moreover, this method shows the conservation profit figure by valuation of stock at value before price rise and provides a hedge against inflation. ये मेथड आपके लिए तभी केवल सुटेबल होगा जो भी आपके मटेरियल का मार्केट प्राइस है जब राइस होगा तब। क्यों? क्योंकि अगर जो भी आपके मटेरियल का मार्केट प्राइस है अगर आपका वो राइस हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसी दाम में अपने चीज़ों को बेचोगे, जिस वजह से क्या होगा, आपके प्रॉफिट को लेस दिखाया जाएगा और आपको टैक्स में मदद मिलेगी, आपका टैक्स सेव हो जाएगा। तो सुटेबल तो हमारा था। नेक्स्ट हम लोग इसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि लीफो मेथड यूज़ करने का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इसका असर पड़ता है। As the prices of the latest purchased material are used for the pricing of issue of material, the issue price will be at more recent current market price. Consequently, cost of production will tend to be more realistic. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो स्टॉक सबसे लास्ट में या लेटेस्ट में परचेज किया गया होगा उसी के प्राइस के हिसाब से हम लोग मटेरियल को इशू करते हैं, यानी मटेरियल इशू करने का प्राइस भी हमारा वही रहता है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, ठीक, मतलब रियल होता है। सेकंड हमारा इम्पैक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे पड़ता है। एज द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अर्लियर रेट द वैल्यूएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका जो भी प्राइस होता है वो बहुत ही पहले का होता है, क्योंकि जो भी हमारे स्टॉक सबसे पहले खरीदे गए होंगे उनके दाम के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन होगा, जिसके वजह से बोला जा रहा है कि जो भी हमारा वैल्यूएशन है वो करंट मार्केट प्राइस को शो नहीं कर पाता है, ठीक है। अब इसका असर प्रॉफिट पे क्या पड़ता है। द ओवरऑल प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज द डिफरेंस इन इशू प्राइस इज कंपनसेटेड बाय द प्राइस adopted for the valuation of stock. However, profit of a particular product or a job may be affected due to different rate of material to different products. In case of rising prices, this method result in a reduced margin of profit resulting in reduction in tax liability. देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल प्रॉफिट में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। जो भी हमारा लीफो मेथड होता है वो ओवरऑल प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक जॉब या एक डिपार्टमेंट के वर्क के बारे में बात करेंगे, एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है उनके प्रॉफिट पे इफेक्ट करे। क्यों? क्योंकि जो भी वो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं हो सकता है उनके दाम अलग अलग हो, जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट इफेक्ट करे, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, लीफो मेथड का ओवरऑल प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो उस पर वो इफेक्ट करता है लीफो मेथड। तो अगले वीडियो में हम लोग हीफो मेथड यानी हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।